वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एसएसटी के नए सेशन में। आज का हमारा क्लास फ्रेंच रेवोल्यूशन पर आधारित है। आज हम लोग देखेंगे पिछले क्लास में जहाँ तक हमने पढ़ा था, एक बार उसको शांत कर देंगे आप लोग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रांस के बारे में, फ्रांस के जोग्राफिकल टर्म के बारे में, इसके अलावा यूरोप के बारे में। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और एक दिलचस्प क्लास को लेकर आए हुए हैं आपके बीच। आज की क्लास जो है वो आपको यादगार रहेगी। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट भी हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ कुछ मोरल्स भी सीखेंगे, किस तरह की नैतिकता होनी चाहिए देश के लिए, साथ ही साथ अपने आसपास के पड़ोस के लिए। तो इस क्लास में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं। 50 मिनट का यह क्लास ध्यान से आप देखेंगे। तो जब क्रांति की बात आती है तो फ्रांस सबसे ऊपर आता है। हम लोग जानते हैं फ्रांस की क्रांति का दूसरा नाम हम लोगों ने रखा है रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। चूँकि ये घटना जो है इसी टाइम से रिलेट करता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम रखा गया है 1789 की क्रांति। ठीक है, एक क्रांति जो खुद में क्या करती है, एक व्यापक स्थान रखती है पूरे विश्व में, व्यापक स्थान संपूर्ण विश्व में, रखती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने सुना होगा क्रांति के बारे में। तो क्रांति जब भी एसएसटी में आएगा तो आप जानते हैं कि कभी भी ये जो है लोगों के खुश होने पर नहीं हो सकता है। क्रांति होने का कारण क्या होगा, जब लोग क्या रहेंगे, तकलीफ़ में रहेंगे। जब लोग तकलीफ़ में रहे, पीड़ा में रहे, वही बात हुआ। ठीक है, असंतुष्ट रहे, तब जाकर वो क्या करते हैं, क्रांति करते हैं। ठीक है, तो क्रांति का मूल उद्देश्य यही होता है, लोगों का तकलीफ में होना, पीड़ा में होना और असंतुष्ट होना। ठीक है, लोग के मानसिकता के अनुसार काम ना हो, मानसिकता के अनुसार काम ना हो, तब क्रांति कहा जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, दो चीज़ है हमारे इस धरती पर, एक है संतोष और दूसरा है असंतोष। तो सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपने किसी चीज़ को अच्छे से पा लिया है तो कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है कि उसमें आप विद्रोह करेंगे। लेकिन अगर कहीं से आप असंतुष्ट हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं आपके मन में उसके प्रति घृणा, नफरत, ईर्ष्या जैसी चीज़ें उठेगी। तो संतोष जहाँ सुख लाता है, खुशी लाता है, नैतिकता लाता है, अहिंसा लाता है, वहीं असंतोष जो है वो क्या लाता है, नफ़रत लाता है, ईर्ष्या लाता है। ठीक है, इसके अलावा हिंसा लाता है, विद्रोह लाता है। तो यही कारण रहा होगा कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुए होंगे। तो क्रांति सब जब भी बोला जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि लोग क्या हैं, असंतुष्ट हैं, उनके मानसिकता के अनुसार काम नहीं किया गया है, लोग तकलीफ़ में हैं, पीड़ा में हैं। ये सब घटनाएं जब होगी तब कहीं ना कहीं क्रांति होती रहेगी। संसार में हर समय क्रांति चलती रहती है। इस पूरे विश्व में सबको खुश करके रखना संभव नहीं है। एक घर में जब लोगों को खुश नहीं किया जा सकता है हमेशा के लिए, तो ये पूरे संसार की बातें हो रही है। कभी भी ऐसा होगा ही नहीं कि सब लोग खुश रहे। फिर तब देखते हैं इस असंतुष्टि के कारण क्या थे, इस पर भी हम लोग चलेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि जब असंतुष्टि लंबे समय तक चलती है, असंतुष्टि लंबे समय तक, तब क्या होता है, धीरे धीरे क्रांति का शुरुआत होता है। तो ये ध्यान रखना है, जब असंतुष्टि लंबे समय तक चलेगा तो क्रांति धीरे धीरे कर वो पनप रहा है, एक तरह से उसके बीज बोए जा रहे हैं। तो इस क्रांति के बारे में ऐसा अद्भुत क्या है, इससे पहले भी बहुत सारी क्रांति हुई। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंग्लैंड के गौरवशाली क्रांति के बारे में, इससे पहले पढ़ेंगे अमेरिका के बारे में, और देखेंगे आज संपूर्ण विश्व के बहुत महत्वपूर्ण देश जो है वहाँ पर जो क्रांतियाँ हुई है उसके बारे में भी। तो इतना फेमस होने का क्या कारण था फ्रांस के इस घटना का। ठीक है, तो फ्रांस, अगर आपसे पूछा जाए कि क्रांतियाँ और भी जगह हुई है लेकिन फ्रांस की क्रांति इतनी ज़्यादा रुचिकर क्यों है, तो ये पहली मानव की ये फर्स्ट आधुनिक
मानव की क्रांति कही जाती है। ठीक है, ये पहली ऐसी क्रांति है जो कि आधुनिक मानव की है। आधुनिक मानव से आपका तात्पर्य यह होना चाहिए कि मॉडर्न कल्चर में जब हम लोग रहना शुरू कर दिए हैं, आदि मानव से जब हम एक सभ्य मानव बनने की तरफ गए हैं, तो ये कहलाता है आधुनिक मानव। और इन्होंने सबसे पहली बार व्यापक रूप से क्रांति फ्रांस में ही किया था। ठीक है, तो सबसे पहला आधुनिक मानव का क्रांति कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ, इसीलिए इसको सबसे लोकप्रिय माना जा रहा है। ठीक है, और देखेंगे इसमें आगे, यह एक सच्ची क्रांति है। इसको कहा जाता है कि सच्ची क्रांति भी है। यह सच्ची क्रांति है, मतलब वास्तव में क्रांति किसे कहते हैं, इस बात को फ्रांस ने सबको समझाया था। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी देश के लोग शासन व्यवस्था से क्रुद्ध होकर सड़क पर उतर आए, इधर उधर तोड़फोड़ करने लगे। इससे पहले क्या करते थे, अगर किसी भी तरह की दिक्कतें आती थी तो वो लोग राजा के पास जाते थे और उसके खिलाफ बगावत करते थे। राजा उनको जेल में डाल देते थे या फांसी दिलवा देते थे या अपने देश से निकाल देते थे, अपने राज्य से निकाल देते थे। कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, जब हमारा समाज राजाओं के शासनकाल में था तो राजा ने पूरे विश्व में एक हवा फैला के रखा था कि जिस क्षेत्र में हम राज्य कर रहे हैं, अगर ये मेरा किंगडम है तो यही हमारे लिए सब कुछ है। अगर आप इस किंगडम में रह रहे हैं और यह एक देश है, समझिए इटली, ठीक है, इस प्रदेश में आप रह रहे हैं, तो राजा कहता था कि इसी की देखभाल करना है आपको, ये सब क्या है हम नहीं जानते हैं। ठीक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं इन सब क्षेत्रों से, ये होता था। तो काफ़ी दिक्कतें थी इस समय में। तो राजा, इसीलिए इसको सच्ची क्रांति कहा गया है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि फ्रांस में लोगों ने क्या किया, राजा के खिलाफ बगावत भी किया। तो मोनार्की के खिलाफ पहली बार बगावत इसी समय में विशाल रूप में हुई, ह्यूज फॉर्म में। ठीक है, मास यानी कि लोगों का क्या हुआ, विद्रोह शुरू हुआ, लोग रोड पर उतर आए। अभी आपको जब हम इसका पहला स्टेंजा सुनाएंगे लास्ट होते होते इस क्लास का, आप देखिएगा कि फ्रांस के लोग किस प्रकार से पूरे विश्व में चारों ओर तहलका मचा रहे हैं। अच्छा, कहीं से भी किसी घटना की शुरुआत होती है ना, तो उस पर आसपास के लोगों का नज़र रहता है। अभी आप कोई ऐसा काम कीजिए जो अनोखा हो, आपके पड़ोसी को आप नहीं भी बताइएगा तो वो खिड़की से झांक कर या कहीं और से वो देखते रहते हैं और ज़रूर जान जाते हैं, जीपीएस लगा रहता है उनके दिमाग में। फ्रांस के साथ भी ऐसा ही था। फ्रांस के आसपास के जो देश थे वो सब इनसे सीखने को तैयार थे, कुछ नया होने वाला था। ठीक है, हालांकि इसको सच्ची क्रांति हम लोग कहते हैं क्योंकि यह क्रांति थोड़ा अलग थी। क्रांति थोड़ा सा ये डिफरेंट थी। कैसे डिफरेंट थी, तो इससे पहले दो क्रांतियाँ हुई थी। पहला क्रांति हुआ था ब्रिटेन की गौरवशाली क्रांति, ब्रिटेन की रिवॉल्यूशन कह लीजिए आप उसको। ठीक है, इससे पहले जो 1688 में हुआ था, 1688 में पहली बार क्रांति हुआ था। इससे पहले भी देखिए, ये इसका टाइमलाइन था 1789, इसका टाइमलाइन 1789 है और ये 1688 है। तो दोनों में अंतर है, पहले यही हुआ है, लेकिन इतने बड़े व्यापक तौर पे नहीं हुआ। अगर होता तो ब्रिटेन अभी डेमोक्रेसी को फॉलो करता। ब्रिटेन में अभी भी रानी यानी कि महारानी जी हैं और उनके साथ संविधान मिला हुआ है। ठीक है, तो ब्रिटेन की रिवॉल्यूशन 1688 में हुई। वहाँ पर क्या आ गया था, तो वहाँ पर आया मोनार्की से चेंज होकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया वहाँ पर। ठीक है, तो ये फ्रांस की घटना जो है इसके तरह नहीं है। ठीक है, अलग है इससे। देखिए दूसरी घटना भी देखिएगा, दूसरी घटना हुई थी अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति। इसका भी टाइमलाइन हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो अमेरिका में जो क्रांति हुई है वो 1776 में हुई है, ये भी इससे पहले हुआ है देखिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर हुआ है मोनार्की हट गया है और यहाँ पर प्रेसिडेंट एक तरह से किंग के तरह है यहाँ पे अभी भी। ठीक है, अच्छा, दो घटनाओं के बारे में आपको हमने बताया है। फ्रांस की क्रांति सबसे अलग कैसे थी, तो बिल्कुल अलग थी सबसे, क्योंकि ये ना तो ब्रिटेन के क्रांति के तरह थी ना ही अमेरिका के क्रांति के तरह थी। ब्रिटेन में राजा हटा नहीं है, बल्कि राजा के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन जुड़ा है। ठीक है, अमेरिका में
राजा हटा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट आया है। लेकिन फ्रांस क्या लाएगा ये हम आगे देखने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। बस राजा के प्रेसिडेंट के स्थान, ये मोनार्की में राजा था और राजा के स्थान पे प्रेसिडेंट आ गया, बाकी सब कुछ वही था अमेरिका में अभी तक, मतलब उस घटना में। तो फ्रांस इसीलिए सबसे अलग नियमों को अभी जन्म देने वाला है। तो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि फ्रांस की क्रांति सबसे अलग कैसे है। तो हमने भी दो क्रांतियों के बारे में देखा। ब्रिटेन में लंबी समय से चली आ रही राजा के प्रति असंतोष को देखा, जिसमें चेंज होकर क्या आया, संवैधानिक पद आ गया था, ठीक है। और दूसरा हमने देखा अमेरिका की क्रांति। अमेरिका का इतिहास भी ज़रा सा अलग रहा है। अमेरिका की खोज जब अमेरिगो वेस्पुची जी ने किया था, उसके बाद फिर कोलंबस का नाम जुड़ा, ठीक है। तो फिर अमेरिका में क्या हुआ कि ब्रिटेन ने कई कॉलोनियाँ बसाने की सोची। लगभग 70 परिवार आकर बसे और वो लोग अब कहे अब यहाँ का मालिक हम ही हैं। इससे पहले भी वहाँ पर बहुत सारे अश्वेत लोग रहते थे। अश्वेत समझते हैं ना आप लोग, अश्वेत यानी कि ब्लैक। अभी भी देखिएगा अमेरिका दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक ब्लैक लोग जो रहते हैं वो, एक गोरे लोग जो। तो गोरे लोग तभी आए हैं जब ब्रिटेन की कॉलोनियाँ बस गई है, और ब्रिटेन की कॉलोनी ठीक उसी प्रकार वहाँ पर राज की जैसे भारत में हम लोगों के यहाँ कॉलोनिज्म आया था। आपने पढ़ा होगा भारत लंबे समय तक गुलामी के जंजीर में बंधा रहा है, कई बार आपने इसके बारे में सुना होगा। और अमेरिका में अश्वेत लोग भी हैं। इसका अश्वेत राष्ट्रपति भी बना है, बाराक ओबामा जी का नाम सुना होगा, पहला अश्वेत राष्ट्रपति अमेरिका के थे, ठीक है, ब्लैक राष्ट्रपति थे। तो अमेरिका दो हिस्सों में बटा हुआ था। तो वहाँ भी क्रांति इसी कारण से हुई थी, जब दोनों गुटों के बीच में, वो जो कॉलोनी वाले लोग थे और अमेरिका का जो मूल निवासी था, दोनों के बीच में टकराहट हुई, तब वहाँ पर प्रेसिडेंट वाली व्यवस्था आई। लेकिन ये कुछ सही फैसला नहीं था, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में क्लास 10th में जाके, कि मोनार्की को हटाकर प्रेसिडेंट तो आया, लेकिन व्यवस्था अभी भी उतनी ही बद से बदतर थी। चलिए और एक चीज़ और देखते हैं इसमें, फ्रांस की क्रांति समूचे विश्व में सबसे अलग क्यों मानी जाती है। तो इसका एक कारण ये है कि अच्छा कोई भी क्रांति होती है, जैसे भारत में कई सारे क्रांतियाँ हुई। 1857 का क्रांति हुआ, आपने नाम सुना होगा, और आपने इसका नाम सुना होगा मंगल पांडे का, ठीक है, जो कि इस घटना के क्या थे, सबसे मेन लीडर थे, ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा करो या मरो आंदोलन का, उसके मेन व्यक्ति थे महात्मा गांधी। आपने सुना होगा गदर पार्टी का, उसके हेड कौन थे, हरदयाल थे, पंजाबी थे हरदयाल सिंह, ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में और सहयोग आंदोलन के बारे में, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, दोनों के बारे में आपने सुना होगा। और इसके भी कौन थे सबसे मुख्य लीडर, तो इसके मुख्य लीडर थे महात्मा गांधी। तो अभी हमने जितना का नाम बताया है, एक और नाम सुना होगा आपने, खिलाफत मूवमेंट, जिसमें अली ब्रदर्स थे, ठीक है, लियाकत अली, शौकत अली, ठीक है। तो जब भी हम कभी कोई आंदोलन की बात कर रहे हैं या क्रांति की बात कर रहे हैं, हर बार क्या हो रहा है, कोई ना कोई एक नेता सामने निकल कर रहा है जो आंदोलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज से कुछ दिन पहले अभी एक भूमि सुधार आंदोलन हुआ था भारत में, उसमें अन्ना जी भी थे, ठीक है, जो कि अनशन पर बैठे हुए थे। तो जब जब भारत में आंदोलन होता है, कोई ना कोई एक प्रमुख व्यक्ति होते हैं जो कि उन सब का हेड होते हैं। अभी हाल में किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें भी एक व्यक्ति थे जो कि इसके हेड थे। लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश था जहाँ पर क्या हुआ, आंदोलन तो हुआ, यानी क्रांति तो हुई, लेकिन इसका कोई मूल प्रणेता नहीं था, मूल प्रणेता नहीं था। मेरे कहने का अर्थ समझना है, यानी कि फ्रांस में जो क्रांति हुई ना, वो बड़ा अद्भुत हुआ है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति सामने निकल के नहीं आया जो कि कहा चलो हम आंदोलन करते हैं। यहाँ पर सभी व्यक्ति तकलीफ में थे, एक साथ पूरा का पूरा जनसमूह चल पड़ा। इसके हेड कौन थे, जनसमूह थे इसका हेड, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति अपने आप में सबसे अद्भुत इसीलिए कही जाती है क्योंकि इसमें कोई प्रमुख नेता नहीं हुए जो कि आंदोलन को शुरू करवाए या क्रांति को शुरू करवाए, बल्कि समूचा का समूचा जनता का समूह चल पड़ा था इसके खिलाफ। अब बताइए, एक व्यक्ति अगर असंतुष्ट रहेगा तो हम यह कह सकते हैं कि चलिए उसकी अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ है। दो व्यक्ति रहेगा तब भी कहेंगे ये बात, लेकिन अगर एक पूरा जन समुदाय उठकर यह कहे कि हम आपसे संतुष्ट नहीं हैं, तब क्या है कि उस शासन व्यवस्था से पूरा का पूरा समाज पीड़ित है। और फ्रांस में यही कुछ होने वाला था, ठीक है। फ्रांस में
पूरा जन समूह जो थे, लोगों का समूह जो था, वो इस शासन व्यवस्था से खुश नहीं था। इसीलिए इसको कहा जाता है सबसे यूनिक रिवॉल्यूशन, पहला ऐसा क्रांति जिसमें कोई हेड पर्सन नहीं, जिसमें ये नहीं कह सकते कि फ्रांस के फादर ये हैं। जैसे हमारे देश में क्रांतिवीर कहते हैं हम लोग, फादर ऑफ इंडिया कहते हैं ना, या नेशनल फादर, राष्ट्रपिता हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी को, ठीक है। चीन में कहते हैं डॉक्टर सन्यास सेन को, पाकिस्तान में हम लोग कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है। अलग अलग देशों में अलग अलग व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन कहीं ऐसी जिक्र नहीं है जिसमें यह कहा जा सके कि फ्रांस में इसी व्यक्ति ने शासन व्यवस्था को बदला था, ठीक है। तो एक ऐसा क्रांति जिसमें सभी लोगों का बराबर का हिस्सेदारी था, सबने आंदोलन किया था, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। और साथ ही साथ फ्रांस मात्र एक ऐसा देश था जिसने क्या किया, यूरोप में राष्ट्रवाद ला दिया, यूरोप में राष्ट्रवाद लाया। राष्ट्रवाद समझिए, पहली बार राष्ट्रवाद शब्द का परिचय किसने दिया था, फ्रांस ने दिया था, ठीक है, संपूर्ण विश्व को, कि राजा जाए भार में, सबसे पहले हम हैं और उसके बाद हमारा देश है, ठीक है। हमसे बना हुआ हमारा देश है और हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, ठीक है। देश के लिए अगर हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़ी तो हम कुर्बानी भी देंगे, बलिदान देना पड़ा बलिदान भी देंगे। तो राष्ट्रवाद शब्द यूरोप में पूरे में लाया है, सिर्फ फ्रांस में नहीं, बल्कि यूरोप में इतने सारे कंट्रियों में अकेले फ्रांस ने ला कर दिखा दिया। पहले अपने देश में लागू किया और फिर उन्होंने जैकोबिन क्लब सब बनाया है और सभी देशों में फैल कर नेशनलिज्म लाया, फीलिंग। मतलब अभी तक जो लोग राजा को सब कुछ मान रहे थे, अब राजा को नहीं मानेंगे सब कुछ। अब वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं, हमारा सब कुछ कौन है, हमारा देश है। तो पहली बार सोच में इतना बड़ा अंतर लाने का काम फ्रांस ने किया है कि मोनार्की सिस्टम को कम्प्लीटली क्या करेंगे, डिमोलिश करके, और क्या ला देंगे, नेशनलिज्म लाएंगे पूरे यूरोप में। इस तरह से फ़ायदा क्या हुआ इससे, तो इससे फ़ायदा हुआ कि मोनार्की सिस्टम धीरे धीरे सब जगह से हटने लगा और डेमोक्रेसी फैलने लगी। तो ये था फ्रांस की क्रांति की अद्भुतता, कि क्यों फ्रांस की क्रांति को सबसे यूनिक कहा जाता है। आप उम्मीद करते हैं इसको ज़रूर कनेक्ट कर पाए होंगे। चलते हैं आगे बढ़कर। अच्छा, क्रांति जो होती है उसमें जनता क्या करती है, आंदोलन कर देती है, ठीक है, किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ। लेकिन कभी आपने ऐसा सुना है क्या जो जनता के खिलाफ भी कोई आंदोलन हो जाए? देखेंगे आगे, हम एक यूनिक केस देखेंगे। अभी हमारे विश्व का एक बड़ा ही दुर्लभ घटना सामने निकल कर आया, उसके बारे में बस 2-3 मिनट में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्रांति क्यों होगी, क्रांति होने के कारण क्या है? तो किसी भी देश के लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए आवास चाहिए, रोजगार चाहिए, ठीक है, इसके अलावा भोजन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, जो ज़रूरी सुविधाएं। अभी नहीं कि सब, कोई देश ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि नहीं हमारे पास सेंट नहीं दिया सरकार हमको खरीद के, हम सरकार को वोट नहीं करेंगे। ये तो गलत बातें हो जाएगी। जो हमारी इसेंशियल चीज़ें हैं, 2 तरह की चीज़ें हैं, एक है उपयोगी चीज़ें, उपयोगी चीज़ें, और दूसरे है उपभोगी चीज़ें, ठीक है। ये है एक्स्ट्रा लग्जरियस लाइफ वाला चीज़ सब। अब कार अगर तुम्हारे पास नहीं है तो उसके बिना तुम मर नहीं जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है तो तुम मर जाओगे, ठीक है। तो उपयोगी चीज़ें जो भी है वो लोगों को चाहिए। अगर ये मिल ही ना पाए तब क्या होगा? तो अगर यह नहीं मिलेगा, अगर यह नहीं मिलेगा तब जनता में क्या बढ़ेगी, असंतुष्टि बढ़ेगी। असंतुष्टि बढ़ेगी तो फिर फाइनली क्या आएगा, इसका चरम सीमा क्रांति आएगी। अभी हाल में ही आपने देखा श्रीलंका नाम के एक देश में, ठीक है, आपका पड़ोसी देश है, छोटा सा देश है, हिंद महासागर से ठीक नीचे की ओर देखेंगे आप तो आपका पड़ोसी तमिलनाडु से मात्र 26 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ एक देश, जो कि अपने आप में एक सुखद स्थिति लिए चलता था और सामरिक दृष्टिकोण से भी
हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से भी वो हमारा अच्छा संबंधी था। लेकिन हुआ क्या है श्रीलंका में, तो श्रीलंका में तख्ता पलट गया, यानी कि शासन व्यवस्था पलट गई है। वहाँ की जनता ने क्या किया, पिछले कुछ दिनों पहले विद्रोह कर दिया था श्रीलंका के राष्ट्रपति के खिलाफ, और वहाँ के राष्ट्रपति के घर में घुसकर उसको मार के भगाया भी, और उस घर में से कोई टीवी ले गया, कोई पंखा ले गया, कोई फ्रिज ले गया, कोई कूलर ले गया, ठीक है, कोई वहाँ पर आराम से रहना शुरू कर दिया। तो ऐसी घटनाएं एक दिन में शुरू नहीं होती है, इस घटनाओं को शुरू होने में काफ़ी समय लगता है, ठीक है ना। तो अगर ये ठीक उसी तरह का कंडीशन है जैसे कि कुकर में अगर आप कोई चीज़ चढ़ाए तो पहले उसको गर्म होने में काफ़ी समय लगता है, फिर वो गर्म हो गया तो लगातार वो क्या करेगा, अपने आप को दोहराते रहेगा, कुकर का सीटी प्रेशर अपना दिखाते रहेगा कितना प्रेशर में है। तो जनता को अगर ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी तो असंतुष्टि होगी, असंतुष्टि होगी तो क्रांति तो तय ही है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लोगों के प्रमुख ज़रूरी चीज़ें अगर उसको नहीं मिलेगी तो क्या होंगे, लोग असंतुष्ट होंगे और क्रांति होगी। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कभी सरकार ही आप लोगों के खिलाफ आंदोलन कर दे? ऐसा भी हुआ है कभी क्या? इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। पहली बार आज से 3 दिन पहले, 3 दिन 4 दिन पहले, ठीक है, एक अद्भुत घटना घटी है विश्व में। हालांकि ये अभी इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, लेकिन ऐसी घटना घट गई जिसका जिक्र करना ज़रूरी था, ठीक है। तो एक यूनिक घटना घटी है, और उस घटना के बाद अब आप यह भी देख सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि आपके अनुसार कलयुग आ चुका है, घनघोर पाप होने वाले हैं। लोग क्या क्या काम कर रहे हैं इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इस घटना से। तो अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका का, वेस्टर्न अफ्रीका का खास करके एक देश है, ठीक है, जिसका नाम ज़रा सा अलग देश का ये है। देखिए इसका नाम है सियरा लियोनी, ये सियरा लियोनी नाम है, ठीक है, इस देश का सियरा और लियोनी। मेरी चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, लेकिन जब इसकी कहानी सुनिएगा तो आप हिल जाइएगा अंदर से। तो कभी कभी क्या होता है, आपने सुना होगा कि कभी कभी प्यासे को, नॉर्मली आपने प्यासे को कुआं के पास जाते देखा होगा। इस बार स्थिति बदल रही है, इस बार कुआं खुद उठकर प्यासे के पास है, यानी कि स्थिति पूरी तरह से चेंज है। एक ऐसा देश जिसमें वहाँ के शासक ने खुद लोगों के ऊपर क्या कर दिया है, विद्रोह कर दिया, लोगों पर विद्रोह कर दिया है। यहाँ देश विद्रोह कर रहा है, देश क्रांति कर रहा है। किसके खिलाफ, किसके खिलाफ कर रहा है, तो जनता के खिलाफ। सुना ना अद्भुत बात, कि देश क्रांति कर रहा है और उसका खिलाफ में कौन है, जनता है। मतलब जनता पर वो अब चाह रहे हैं कि लगाम लगाएं, ये लोग मनमानी पर उतर आए हैं। ऐसी कौन सी मनमानी वो कर रहे हैं भाई, तो वो एक गजब का काम कर रहे हैं। तो सियरा लियोनी देश में जो है ना, वो ज़ॉम्बी ड्रग फैल गया है, ठीक है, ये ज़ॉम्बी ड्रग है। ड्रग तो आप लोग परिचित होंगे। ड्रग आम तौर पर 2 तरीके के होते हैं। एक ड्रग ऐसा होता है जिसका कम मात्रा में उपयोग करके, कुछ केमिकल पदार्थ होता है ये, जिसका कम मात्रा में उपयोग कर कर हमारे शरीर में हुई बीमारियों को, दिक्कतों को दूर किया जा सकता है, ठीक है। और अगर ड्रग को सही वे में अगर खूब ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वो नशा का कारण बनता है, हमारे शरीर पर प्रतिकूल असर डालता है, हमारे ज्ञानेंद्रियों पर असर डालता है, और अंत में हमें मार भी सकता है जान से। सबसे ख़राब चीज़ आदत है ड्रग का कि लत लगना। ड्रग जैसे ही आपके शरीर में जाएगा, उसका लत लग गया आपको, अब आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं चाह के भी, ठीक है। एक घटना आपको बताने जा रहे हैं। एक हाल में ही मैंने एक घटना के बारे में सुना था, सत्यमेव जयते नाम के एक सीरियल में, जिसमें आमिर खान साहब जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति से जब वो मिले तो वो व्यक्ति कभी शराब वगैरह नहीं पीता था, और धीरे धीरे करके उसके दोस्त ने क्या किया, पहली बार उसको बोला कि चलो न्यू ईयर का टाइम है, आज शराब पीते हैं, थोड़ा सा एक ढक्कन पिलाया उसको, फिर अगले 2-4 दिन बाद थोड़ा सा, और इस तरह से होते होते जब 5 साल बीत गए तो वो इतनी उसकी आदत ख़राब हो गई, स्थिति इतनी बदतर हो गई कि अब वह शराब का एडिक्ट हो चुका था। जब तक वो शराब नहीं पीता था तब तक उसको दिक्कतें आती थी, यहाँ तक कि अपने पत्नी, बीवी, बच्चों को मारता भी था। घर से निकाल दिया गया, रोड पर चला आया, भिखारी का जीवन जीने लगा। फिर उसके कुछ दोस्तों ने उसे कई सालों बाद देखा तो उसे ले गया और किसी
तरह से मुश्किल से उसके इस आदत को छुड़ाया। तो इस शॉर्ट कहानी के द्वारा हम यह कहना चाह रहे थे कि ये ड्रग काफ़ी ख़तरनाक ड्रग है ये, ठीक है। किसी को अगर एक बार आदत लग जाती है तो उसको दिक्कतें पैदा करती है। तो देश में क्या किया है, सियरा लियोनी के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जूलियस मादा। जूलियस मादा, नाम सुनिए ज़रा सा। इन्होंने क्या लगा दिया, इमरजेंसी लगा दिया है देश में। लेकिन ये इमरजेंसी बड़ा ही विचित्र इमरजेंसी है। यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर एक अद्भुत घटना हो रही है। यहाँ पर इमरजेंसी लगाने का कारण है कब्रिस्तान। यहाँ के कब्रिस्तान से लाशें गायब हो रही हैं रोज़, हर दिन करीब 200-400 लाशें गायब हो रही है। कब्रिस्तान में जेड ग्रेड की सुरक्षा है, जेड ग्रेड की सुरक्षा। क्यों भाई, क्या दिक्कत आ गई है? तो कब्रिस्तान में जेड ग्रेड की सुरक्षा, क्योंकि यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ से लाशें चुरा कर खोद कर और लाशें लेकर भाग रहे हैं। क्रिश्चियन देश है, लाश को गाड़ा जाता है, ये लोग जाते हैं और वहाँ से लाश चुरा कर भाग जाते हैं, लेकर भाग जाते हैं। ऐसी दिक्कतें आ क्यों रही है, क्यों ये लाश चुरा रहे हैं? तो इस देश में क्या लगा हुआ है, ये जो लाश चुरा कर ले जाते हैं, लाशों का चुराना, इसके पीछे एक मुख्य कारण क्या है, यहाँ पर कुश नाम का एक ड्रग, कुश ड्रग नाम याद रखिएगा। आगे आपको किसी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से, कि कुश ड्रग का नाम आपने सुना है क्या? ये जो ड्रग बनाया जाता है वो सड़ी गली सब्जियां, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, अब जितना भी सड़ा हुआ भोजन आइटम है, भोजन आइटम प्लस लाश, सड़ा लाश, इस दोनों को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। और सड़े लाश से क्या निकलते हैं, सल्फ़र निकलते हैं, सल्फ़र। और इसी सल्फ़र का प्रयोग किया जाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाने में। और जैसे ही यह हमारे शरीर में इन करता है ना ये ड्रग, तो हम लगभग 14 से 15 घंटे के लिए हमारा शरीर एक अलग ही दुनिया में खो जाता है, हेलुसिनेशन में चला जाता है। हमको लगता है कि हम ही सब कुछ है, यहाँ पे कौन सा काम बाकी है, बताइए, हम करके दिखाते हैं। इस ड्रग की इतनी ज़बरदस्त डिमांड है उस देश में, ये सियरा लियोनी में ज़बरदस्त चल रहा है ये घटना। प्रत्येक दिन आखिर लोगों के द्वारा लाशों का चुराया जाना सरकार को हतप्रभ कर रहा है। हालांकि यह एक गरीब देश है, यहाँ पर इतना गरीब देश है, ये गरीब देश है जहाँ पर 110 रुपये पर डे मिल रहे हैं लोगों को। अंदाज़ा लगा लीजिए, औसत पूरे देश में हर व्यक्ति को 110 रुपये पर डे मिल रहे हैं। 3 लाख रुपए जो कमा रहा है वो वहाँ पर अमीर कहला रहा है, ठीक है, जो कि हमारा नॉर्मल मध्यम वर्ग का ये सब इनकम है। और ऐसे देश में क्या चल रहा है, ड्रग्स की इतनी बड़ी ट्रैफिकिंग चल रही है, ठीक है। लोग लत से परेशान हैं, सब के सब परेशान हैं, ठीक है। और इस तरह के ड्रग्स को बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, इंसानों के हड्डियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हड्डियों में सल्फ़र पाया जाता है और उसका इस्तेमाल करके ये ड्रग बनाया जा रहा है। तो सरकार इसी कारण से सारे जनता के खिलाफ एकदम विद्रोह छेड़ दिया कि जिसको देख लेंगे कब्रिस्तान के पास में उसको 10 साल की सज़ा होने वाली है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था किसी देश में, जहाँ पर लोग इंसान को भी अब छोड़ने को था, मरने के बाद भी इंसान का ज़िंदगी सुरक्षित नहीं है इस देश में, वहाँ से भी चुरा के लाया जा रहा है। तो इस तरह के ड्रग्स के कारण ये स्थिति का सामना करना पड़ा। तो ये था एक ऐसी घटना जिसके द्वारा क्या हुआ है कि कभी कभी जनता के खिलाफ भी सरकार चली जाती है, ये भी देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग फिर से क्रांति की ओर, फ्रांस में। तो फ्रांस में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, उसके लोकेशन को देखते हैं ज़रा सा, ठीक है। तो फ्रांस के कुछ नेबरिंग कंट्री को देख लेते हैं, NEIGH, नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी। अच्छा, आपको पड़ोसी को देखना ज़रूरी होता है। कहीं भी आप अगर रहना शुरू करेंगे तो वहाँ आसपास में देखेंगे कि पड़ोसी किस प्रकार का है, अच्छे बिहेव वाला है, क्या कोई इसका आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, ये ध्यान रखना है। कहीं भी आप अगर घर लेंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखें। साथ ही साथ उनका आचरण कैसा है, अगर कभी कभार आप नहीं रहते हैं तो क्या आपके बच्चों के साथ वो पॉजिटिव वे में पेश आते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, तब जाकर पड़ोसी आपके साथ रहने लायक है, ठीक है। तो
उसी तरह से देखा जाता है एक दूसरे कंट्री के आसपास के क्षेत्रों को। फ्रांस के आसपास के क्षेत्रों को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये फ्रांस का एक रफ स्केच खींचा हुआ है, जिसमें इस तरफ में क्या है, अटलांटिक ओशन है, ठीक है, अटलांटिक महासागर है, ठीक है। ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पर बेल्जियम है, ठीक है। इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर नीदरलैंड है, नाम जरूर सुना होगा आपने नीदरलैंड सबका भी, ठीक है। इस और देखेंगे तो यहाँ पर लग्जमबर्ग है, ठीक है। इधर देखते हैं यहाँ पर जर्मनी है, ठीक है। इधर देखते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, यहाँ पर इटली है, ठीक है। चलिए यहाँ पर स्पेन है, ठीक। यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी है। इस तरह का ये पूरा का पूरा लोकेशन है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस है। आपको ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये था हमारा पड़ोसी कंट्री फ्रांस का, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और ये सारे उसके पड़ोसी देश, और साथ में ये सब नेचुरल गिफ्ट जो हैं, ठीक है। मेडिटेरियन सी, अटलांटिक ओशन और कुछ रिवर्स है, रिम्स रिवर, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। कुछ और भी फेमस इसके शहरों के बारे में देख लेते हैं। कुछ फेमस सिटी देखते हैं यहाँ के। देखिए फ्रांस का सबसे फेमस सिटी तो सबसे पहले पेरिस है। दूसरा देखते हैं यहाँ पर सब वर्साइल है। तीसरा देखिए बस्टाइल है, अभी पढ़ेंगे बस्टाइल के बारे में भी, ठीक है। चौथा देखते हैं इसमें मर्सेटाइल है। पांचवा देखते हैं इसमें नॉनेज है। इस तरह का कुछ एक शहर है जो कि फ्रांस का कुछ फेमस है, जिसमें हम लोग अभी इन दोनों के बारे में तो ज़रूर और ज़रूर देखेंगे ही अभी, ठीक है। अब चलते हैं फ्रांस की घटना की ओर, इस चैप्टर की ओर चलते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि यूरोप के इस कंट्री का बहुत लंबे समय से जिक्र चल रहा था। क्रांति के ऊपर इसकी विशेष चर्चाएं चल रही थी। यह देश अपने आप में अद्भुत बताया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर सभी मानवों ने आंदोलन कर दिया था। उस आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, उस घटना की ओर ज़रा सा आज हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं इस घटना के बारे में, फ्रांस के आखिर कौन सी ऐसी बात हुई जिस कारण से फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हो गई थी। तो नए सिरे से इस घटना को, आज इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है, कि क्रांति होने के मूल कारण क्या हैं? क्या क्या हैं, ठीक है। आप इसको लिख कर लाएंगे। दूसरा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए कि इंग्लैंड की क्रांति का क्या कारण था, आप इसके बारे में भी पता लगाएंगे, ठीक है। दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अब इसमें। तो एक घटना है 14 जुलाई की, देखिए 14 जुलाई 1789 की ये घटना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात पर, ठीक है। पेरिस में क्या होता है, पेरिस शहर जो है, जो कि फ्रांस का सबसे अलार्मिंग सिटी है। किसी भी देश का जो अलार्मिंग सिटी होता है ना, उस पर सबका नज़र रहता है। अलार्मिंग सिटी कहने का मतलब है कि अगर कुछ भी बातें होगी ना दिल्ली में, तो पूरा देश में उसका न्यूज़ फैल जाएगा, ठीक है। इसी कहते हैं अलार्मिंग सिटी। तो पेरिस जो है वो अलार्मिंग सिटी के रूप में यहाँ पर अभी घोषित है। आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई भाई? 14 जुलाई 1789 का सुबह का समय है। पेरिस में क्या हो रहा है, मॉर्निंग में यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, अजीबोगरीब स्थिति का सामना कर रहे हैं। अजीब से एक गुंधुन में लगे हुए हैं, एक भय में जी रहे हैं। कारण क्या है कि किंग ने क्या किया है, राजा ने वहाँ पर क्या किया है, वहाँ के जितने भी ट्रूप्स हैं, यानी सैनिक वगैरह है, उनको उन्होंने आदेश दे दिया है कि जाइए, ऑर्डर दिया है कि आप जाएं और जाकर सभी जगह फैल जाए।
सभी जगह फैल जाएं, फैल जाएं, यानी कि पूरे के पूरे फ्रांस में सब जगह आप बारी बारी से क्या करें, पहरेदारी करें। यहाँ कहीं यह बात जा रही है, लेकिन लोग क्या रूमर्स निकाल रहे हैं, लोग रूमर्स क्या निकाल रहे हैं, ये देखिए। लोगों में सबसे बड़ी बात है अफवाह का होना। कई बार ऐसा होता है, ये जो आपका सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, इन सब पर ऐसी ऐसी घटनाएं चल जाती है। मैंने कई बार देखा है कि लिखा रहेगा गर्मी का दिन आते ही कि कोको कोला मत पीजिएगा, उसमें एक HIV का सिंड्रोम आ गया है, ठीक है, जिसको जानकर क्रिश्चियन लोग फैलाना चाहते हैं, जिसको मुस्लिम लोग फैलाना चाहते हैं, जिसको हिंदू लोग फैलाना चाहते हैं। अलग अलग बातों से वो आपको भ्रमित करेंगे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक मैसेज भेजिएगा, तब जाकर क्या होगा, दुर्गा माँ प्रसन्न होगी आप पर। 8 लोगों को मैसेज भेजना है ये, ठीक है, नहीं भेजा उसका फल्ला मर गया, ठीक है। अच्छा, इस मैसेज को भेज दिया, उसको सोना मिला है, उसको पैसे मिले हैं। ऐसी कई घटनाओं का आपने अपने देश में, तो ये भारत की देन है, ये सारा का सारा उपज भारत के खुराफाती लोगों का है। 5 लोगों को भेजिए हनुमान जी का ये फ़ोटो, आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा, ठीक है। पता नहीं ऐसे लोग कौन कौन से हैं। तो रूमर सबसे ख़राब चीज़ है कि किसी चीज़ का गलत अगर आपके पास अफवाह आ जाए तो वो आपके जीवन में एक बुरा इम्पैक्ट डालता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, राजा ने अपने सैनिक को बोला कि सभी जगह फैल जाइए जाके। हालांकि यह थोड़ा सा नया चीज़ था, अभी तक आज से पहले 14 जुलाई से पहले राजा ने कभी ऐसा बोला ही नहीं था कि पूरे शहर में फैल जाओ। लेकिन इसी दिन क्यों बोला गया था कि पेरिस शहर में अचानक से आप दिनचर्या करते हुए उठते हैं, ब्रश करते हुए उठ रहे हैं और देख रहे हैं सारे शहर में कौन फैला हुआ है, सैनिक फैला हुआ है। कुछ तो बात है। अब लोगों में बातचीत चल रही है, लोग जब बातचीत कर रहे हैं तो उनमें बातचीत, जनता के बातचीत का कोई अंदाज़ा ही नहीं होता है, वो क्या बोलेगा, कितना क्या होगा। अभी हाल में ही एक आसपास का एक स्थान है, कात्यायनी स्थान, वहाँ पर ट्रेन की दुर्घटना हुई थी। उसमें राजरानी से कई व्यक्ति कट गए थे, ठीक है, मंदिर जाने के क्रम में। तो जब लोगों से मैंने पूछा कि यहाँ पर कितने लोग मरे हैं, कोई बोल रहा था कम से कम 200-400 लोग मरे होंगे, कोई बोल रहा था है नहीं 80 लोग मरे हैं, कुछ का तो टांग कट गया, एक आदमी का गर्दन कट गया है। तो सब लोग अपने अपने तरह से उसको बता रहे थे। तो रूमर्स सबसे खराब चीज़ है, एग्जैक्ट चीज़ कोई नहीं बता पा रहा था। जन समूह की सबसे खराब चीज़ यही है कि वो अफवाहों पर चलता है, उसको मतलब नहीं कि कैसा हो रहा है। अभी अगर कह दिया जाए कि पूरे भारत में बम लगा दिया गया है और व्हाट्सएप पर कोई ऐसा सूचना दे दिया जाए, ठीक है, अब ये व्हाट्सएप के द्वारा पूरे भारत के 141 करोड़ लोगों तक फैल जाएगा। इतना ज़बरदस्त हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म तैयार है। तो यहाँ भी कुछ इस तरह की घटनाएं ही हुई है। यहाँ के लोग क्या हो गए हैं, डर गए हैं, लोग डरे हैं। क्यों डरे हैं भाई? क्योंकि उनको लग रहा है, उनको लग रहा है कि सरकार ने क्या किया, यानी राजा ने मारने को बोला है, राजा ने किल करने का ऑर्डर दिया है, करने का ऑर्डर दिया है। अच्छी बात। अब यहाँ पर बातें ये हो रही थी और लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, भाई जानता है क्यों सैनिक को लगाया गया है कि अब लग रहा है हम लोगों को मार ही देगा राजा, ठीक है, राजा हम लोगों से परेशान हो गया, मार देगा। एक बात फैला इससे, अब यहाँ से दूसरे के पास जाएगा, दूसरे से तीसरे, इस तरह से फ्रांस में, पेरिस में खास करके सभी जगह यह बात फैल गई, ठीक है। ठीक है, अब इसका नतीजा आना था सामना। देखिए रूमर्स फैला, नतीजा क्या गया, लोगों ने तो गजब ही काम कर दिया। लोगों ने क्या कर दिया, मास ट्रूप बना लिया, बोला राजा का होगा अपना ट्रूप, देख लेंगे राजा को, ठीक है। अब हम लोग के पास क्या है, मास ट्रूप है। मास सब जब भी समझ जाना है, एक से ज़्यादा लोग के बारे में बात हो रही है, तो ये मास ट्रूप था, ठीक है, यानी कि जन समुदाय का समूह। ये बोले हम भी सैनिक हैं, आज से हम भी सैनिक हैं, सभी लोग सैनिक हैं, चलिए हम राजा के सैनिक से लड़ेंगे हम लोग। तो एक और राजा का सैनिक जो कि शहर की ओर बढ़ रहा था, और दूसरी ओर लोग जो शहर के थे वो राजा के घर की ओर बढ़ेंगे। मतलब वाइस वर्सा चल रहा है। वो चाह रहे हैं कि उनके अनुसार, लोगों के अनुसार, वो अगर हमको मारना चाह रहे तो हम जा रहे पहले उन्हीं को मार देंगे। क्या किया उन्होंने, 7000 लोगों का समूह बना लिया, ठीक है, मैन वुमेन का समूह बना लिया, ठीक है, और इसके साथ निकल पड़े फ्रांस के सड़कों पर, सड़क पर उतर आए ये लोग।
एक दो आदमी आए तो ना उसको डंडा से मार के भगा दिया जाएगा। 7,000 लोग एक साथ सड़क पर उतर आए हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। आप देखिएगा कहीं हड़ताल वगैरह होगा ना, तो उसमें आप लोग जब अगर बहुत सारे आदमी रहेंगे ना तो आप उसको संभाल नहीं पाएगा, तब चुपचाप आप हट जाइएगा। और ये 2-4 आदमी इनकलाब जिंदाबाद कर रहा है, 2-4 डंडा लगा सब भाग जाता है। ठीक है, यहाँ 7-7 हज़ार आदमी चल रहा है एक साथ सड़क पर। सिर्फ सड़क पर उतर ही नहीं आए हैं बल्कि और भी काम कर रहे हैं। ठीक, देखिए क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वो गवर्नमेंट हाउस पर आक्रमण कर रहे हैं। मतलब जितना भी किंग का चटिया सब है, राजा का जो भी चेला चटिया सब है, लुई 16 का चेला सब है, उन सब पर क्या कर रही है, अटैक कर रहे हैं, उनके घरों का तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ठीक है, अटैक करने के बाद क्या खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, किस चीज़ की, आर्म्स की सर्च कर रहे हैं। मतलब बंदूक अगर मिल जाए ना तो आज राजा को छाती में सब का सब उतार ही देना है। ठीक है, तो यहाँ यह प्लानिंग चल रही है लोगों की। ठीक है, एक रूमर्स के कारण। ठीक अच्छी बात है। अब देखते हैं, इतना पर ही रुक जाता तो 7,000 आदमी इधर चला है, कुछ लोगों का समूह, लगभग 400-500 लोगों का समूह, कुछ लोगों का समूह क्या कर रहा है, लगभग 400 से 500 लोग हैं, ये चल दिया किसी और बस्टाइल की ओर चल दिए हैं। बस्टाइल को कहा जाता है फ्रांस का फोर्टेस, मतलब फ्रांस का किला है ये, फ्रांस का सबसे बड़ा जेल है ये। और यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है, आक्रमण करने का। किसी ने बता दिया कि जानते हो भाई, लोगों के घरों पर आक्रमण करने से अच्छा है कि बस्टाइल चलो। अगर बस्टाइल चल जाएंगे वहाँ पर बहुत सारा हथियार भी मिलेगा, हथियार मिलेगा तो हम लोग ताकतवर बन जाएंगे। हम लोग के पास नंबर तो है ही लोगों का, अगर हाथ में बंदूक आ जाए तो एक सेना की तरह काम करेंगे। चले गए बस्टाइल, वहाँ जाकर सारे कैदियों को छुड़वा दिया, जितना भी जेल में बंद प्रिजनर था सबको छोड़ दिया। और बस्टाइल के वहाँ के जो जेलर थे, जेलर को मारा। ठीक है, बमबारी की, बम फेंका, हथियार लूटे, जिस चीज़ के उद्देश्य से आए थे हथियार भी लूट लिए। ठीक है, इस प्रकार से जनता ने, यहाँ कोई एक नेता नहीं है, जनता ने क्या किया है, दो तरफा आंदोलन शुरू कर दिया। एक और पेरिस के सड़क पर उतरकर और दूसरी और बस्टाइल में जाकर हथियार लूटकर। अब तो जनता क्या हो गया है, ताकतवर हो गया है। तो आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि यहाँ की क्रांति कितनी उग्र होने वाली है आगे चलकर। ठीक है, जब जनता विद्रोह पर उतर आती है तो बड़े से बड़े शासन को उखाड़ कर फेंक देती है। इसका आप उदाहरण अगले क्लास में देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर फ्रांस की क्रांति आप लोगों के लिए अब एक नए सूर्योदय की तरह आने वाला है। ठीक है, फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप, पूरे एशिया में ये राष्ट्रवाद को कैसे लाएगा, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो हमने अभी इस क्लास में बहुत सारी ऐसी घटनाओं का अभी दृश्य देखा फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड, साथ ही साथ कुछ अजीबोगरीब विश्व की स्थिति के बारे में देखा। और कल के क्लास में हम लोग आगे देखेंगे कि लुई 16 कैसे था, लुई 16। तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे लुई 16 और उसके सनक के बारे में। ठीक है, ज़रा सा अलग कहानी आपके किताब से थोड़ा सा अलग है, जिसके बारे में हम लोग कल देखेंगे कि लुई 16 ने ऐसा कौन सा काम किया और इसका जो बर्बाइन फैमिली था इसने ऐसी कौन सी स्थिति पैदा कर दी थी लोगों के लिए, जिससे कि लोग सड़क पर उतरकर विद्रोह कर रहे थे। आखिर रूमर्स क्यों फैला था, इससे पहले भी कोई घटना ऐसी हुई है जिस कारण से लोग डरे हुए हैं। लुई 14 के टाइम में कुछ घटनाएं हुई हैं जिससे लोग डरे हुए हैं कि अब सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी बातें हुई, उसका पूरा इतिहास हम लोग जानेंगे। उम्मीद करते हैं आप ये क्लास पसंद किए होंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन बना के भी लाएंगे आप और इसको देखेंगे। किसी तरह की दिक्कत होगी तो उससे आप हमें बताएंगे। थैंक यू।